हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र में परावैद्युत का कार्य यानी फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए तो इससे धारिता पर इसके क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की किसी पट्टिका को रख देंगे तो इसके रखने का प्रभाव इसकी धारिता पर क्या पड़ेगा, इसे हमें देखना है। इसके पीछे वाले टॉपिक में हम संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, जिसमें हमने 3 बातों को पढ़ा था कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और उसके अनुक्रमानुपाती होती है क्षेत्रफल के, यानी C प्रोपोर्शनल E। धारिता बढ़ती है प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर। दूसरे पॉइंट में हम पढ़े थे कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही अधिक होगी, धारिता उस संधारित्र की उतनी ही बड़ी होगी। और तीसरी बात C प्रोपोर्शनल कैपिटल के, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में उच्च परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। आज इसी को हम समझेंगे कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ को रख देने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। इस टॉपिक को समझने के लिए एक और बात हम समझेंगे यहाँ पर, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत का ध्रुवण। ये परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग इस वाली हेडिंग में करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये समझाएंगे कि परावैद्युत का ध्रुवण क्या है, ध्रुवण पोलराइजेशन क्या है डाइइलेक्ट्रिक का। सामान्य सी बात है, परावैद्युत पदार्थ डाइइलेक्ट्रिक जो कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे कांच है, मोम है, अभ्रक है, प्लास्टिक है, तो ये जो कुचालक पदार्थ होते हैं वही परावैद्युत पदार्थ होते हैं। और ये परावैद्युत पदार्थ जब संधारित्र की प्लेटों पर के बीच में रखते हैं तो इसके प्रभाव से धारिता में उसके क्या प्रभाव होता है, इसे हमें समझना है। तो इसका हम ध्रुवण जानेंगे कि संधारित्र में ये परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की बात क्या होती है। सामान्यतया हर एक पदार्थ का निर्माण, हर एक माध्यम का निर्माण अणुओं परमाणुओं से हुआ है। प्रत्येक अणु में परमाणु होता है और परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है जो उसके सेंटर में पाया जाता है। नाभिक का धन आवेश सेंटर में परमाणु के पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। तो ये हर एक माध्यम की बात होती है। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के धन आवेश के द्वारा लूजली बाउंडेड होते हैं, यानी कमजोर बंधे होते हैं। लेकिन जो परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ होते हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, रिजिडली बाउंड होते हैं। तो इनके द्वारा ये दृढ़तापूर्वक बंधे होने के कारण ये मुक्त नहीं हो पाते, अर्थात परावैद्युत में मुक्त आवेश नहीं होता है, बद्ध आवेश होता है। तो परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। अब जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच में, ये संधारित्र की प्लेटों को समझें। ये मान लिए संधारित्र की प्लेटें हैं। संधारित्र की प्लेटों पर एक वाली पर धन आवेश यहाँ पर और दूसरी वाली पर यहाँ पर ठीक उतना ही ऋण आवेश होता है। इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है। ये वैद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न होता है। जब इसमें किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं तो उसके अणुओं के जो नाभिक का जो धन आवेश होता है वो संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर विस्थापित होता है। इसमें वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र धन आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है, ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। सामान्यतया नाभिक तो इसके सेंटर में होगा, लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ
को रख देंगे संधारित्र की आवेशित प्लेटों के बीच में, तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है, संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र इसके अणुओं के जो नाभिक होते हैं, जो सेंटर में पाए जाते थे, उनको विस्थापित करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी ऋण आवेशित संधारित्र की प्लेट की ओर। जो इसका धनावेशित नाभिक होता है वो इस तरह से कुछ विस्थापित हो जाता है ऐसे, और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो एक बात यही हमें समझना है, इसमें बहुत से इस परावैद्युत पदार्थ को हमने रखा है, तो परावैद्युत पदार्थ का निर्माण बहुत से अणुओं परमाणुओं से मिलकर के हुआ है। तो ये हर एक अणु की बात होगी, जितने भी इसमें अणु होंगे, हर एक अणुओं के धनावेशित नाभिक संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट की ओर अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाएगा, और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होगा वो धनावेशित प्लेट की ओर इस दिशा में विस्थापित हो जाएगा। हर एक अणु के धनावेशित नाभिक का एक तरफ यानी संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट की ओर, और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है उसका संधारित्र की धनावेशित प्लेट की ओर विस्थापित हो जाने वाली ये घटना परावैद्युत का ध्रुवण कहलाती है। पोलराइजेशन हो गया, यानी पोलराइजेशन हो जाने का मतलब हर एक जितने भी परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में जितने भी इसके धन आवेश हैं वो एक तरफ ऋण आवेश एक तरफ, धन आवेश एक तरफ, ऋण आवेश एक तरफ, धन ऋण ऋण धन, ऐसे इस तरह से ये अगर कहीं क्रिया हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये परावैद्युत पदार्थ अगर ये रखा है तो ये परावैद्युत पदार्थ क्या हो गया, पोलराइज हो गया है। इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ में होने वाली वह क्रिया जिसमें प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ के अणु का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाए, तो यह परावैद्युत पदार्थ में होने वाली क्रिया परावैद्युत का ध्रुवण कहलाती है, पोलराइजेशन कहलाती है। तो इस बात को हम निश्चित रूप में समझेंगे कि परावैद्युत का ध्रुवण क्या है। हम कहेंगे कि कोई परावैद्युत पदार्थ का अणु विद्युत ध्रुवित हो गया, तो ध्रुवित हो जाने का अर्थ क्या हो गया कि उसके अणुओं का प्रत्येक अणुओं का एक सिरा धन आवेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो गया। अगर ऐसी क्रिया परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में हो गई तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, परावैद्युत का ध्रुवण हो गया। इसे हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इसको कहते हैं। तो ये हो गया परावैद्युत का ध्रुवण। अब इसमें एक बात और यही समझ लेना है, यदि इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत पदार्थ को रख दिए हैं, तो परावैद्युत पदार्थ को रख देने पर प्लेटों के बीच जो उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र होता है, ये वैद्युत क्षेत्र धन आवेशित नाभिक को एक तरफ और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ ये करता है। ये वैद्युत क्षेत्र का मान जब बढ़ाते हैं तो ये धनावेशित और इधर की ओर, ऋणावेशित और इधर की ओर आता है। ऐसी कंडीशन में यदि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ को ध्यान से देखें तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने पर होगा क्या, ये हर एक अणु का जो पहले इस आकार में यहाँ पर धन था, मानते हैं यहाँ पर ऋण है, जब इसमें वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव बढ़ाएंगे तो धनावेशित नाभिक इधर की ओर खींच करके जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र धनावेशित नाभिक पर बल लगाएगा क्षेत्र की दिशा में। तो इस पर बल लगने के कारण यह धनावेशित नाभिक विस्थापित होगा इधर की ओर और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विस्थापित होगा इधर की ओर, यानी इस पर बल लगेगा। तो जब संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को रख करके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाते हैं, तो बढ़ाते जाने पर होता क्या है, ये बल बढ़ेंगे, और जब ये बल बढ़ेंगे तो इसके आकार में परिवर्तन होगा, ये इस आकार में होगा, और वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो इसका ये आकार होगा, ऐसे होगा, इस तरह से होगा। यानी अपने ये विकृत होते जाते हैं, इनमें खिंचाव होता जाता है, ये तनित अवस्था में आते जाते हैं, ये तनित अवस्था में होते हैं, इनके आकार में परिवर्तन कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता जाएगा। और एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि वैद्युत क्षेत्र के बढ़ाते जाने पर एक बार ऐसी स्थिति आती है कि इस परमाणु में से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर हो जाता है।
जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएगा संधारित्र की प्लेटों के बीच में, तो उसको रिक्त स्थान, मुक्त स्थान मिल जाएगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा, वो मुक्त आवेश हो जाएगा और ये इस प्लेटों के बीच में चलना फिरना प्रारंभ कर देगा। यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच में ये चालकीय पथ बना लेगा, चालकीय पथ, कंडक्टिंग पाथ। ध्यान से देखेंगे इसमें, जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को रख करके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु तनित अवस्था में आते जाते हैं, यानी धन आवेश दूसरे ऋण प्लेट की ओर और ऋण आवेश धन प्लेट की ओर अधिक से अधिक विस्थापित होते जाते हैं। और एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके और संधारित्र की प्लेटों के बीच चालकीय पथ बना लेते हैं। इस क्रिया को वैद्युत भंजन कहते हैं, वैद्युत भंजन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी इसको इलेक्ट्रिकली ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। यानी क्या हो गया, परावैद्युत पदार्थ में से, परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके संधारित्र की प्लेटों के बीच चालकीय पथ बना लेते हैं। इस क्रिया को वैद्युत भंजन कहते हैं, वैद्युत भंजन, भंजन ऐसे। तो वैद्युत भंजन, वैद्युत भंजन का अर्थ क्या हो गया, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को रख करके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाते जाने पर एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्रत्येक अणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके संधारित्र की प्लेटों के बीच में चालकीय पथ बना लेते हैं, तो इस क्रिया को वैद्युत भंजन कहते हैं। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ कई तरह के होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कम वैद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन निकल करके चालकीय पथ बना लेगा और कुछ अधिक वैद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा। तो एक इसी से एक हमको हेडिंग मिलेगी, परावैद्युत सामर्थ्य। अब देख लेंगे परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसके द्वारा वैद्युत भंजन की क्रिया को रोका जा सके। संधारित्र की प्लेटों के बीच में आरोपित होने वाला वैद्युत क्षेत्र का एक अधिकतम मान की बात करेंगे कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर लेता है, उसे उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या हो गया, संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ जितने वैद्युत क्षेत्र को सहन कर लेता है, बिना वैद्युत भंजन के जिस वैद्युत क्षेत्र को सहन कर लेता है, वही उसके लिए परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये क्या करेगा, वैद्युत भंजन की प्रक्रिया को रोके रखेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से रोकेगा। तो परावैद्युत पदार्थ की वह वैद्युत क्षेत्र को सहन करने की वह सीमा, वह अधिकतम उसकी सहनशीलता जो बिना वैद्युत भंजन के सहन कर ले, वही उसकी क्या कहलाएगी, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगी। अब इसी पर एक है भंजक विभवांतर, भंजक विभवांतर। ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। संधारित्र की प्लेटों के बीच
वह विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच में वह अधिकतम विभवांतर जिस पर वैद्युत भंजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यानी जिस विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन इस अणु में से निकल करके बाहर चालकी पथ बनाता है, उस समय का आरोपित यहाँ विभवांतर भंजक विभवांतर कहलाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के बढ़ने पर वैद्युत विभवांतर भी बढ़ता है। तो वैद्युत विभवांतर का वह अधिकतम मान या संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर क्या होता है, वैद्युत भंजन होने लगता है, उसे हम भंजक विभवांतर कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर लेता है, उसे उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो हम 2-3 बातों को इसमें जान लिए। परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है और भंजक विभवांतर क्या होता है। अब इसके आगे की टॉपिक में हम ये अब इसको समझेंगे कि संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या है, यानी संधारित्र में परावैद्युत को रख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को रख देते हैं, तो इसके कारण धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने मेन टॉपिक पर अब पहुँचे, हम मेन हेडिंग पर पहुँचेंगे। संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ के रखने का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक अच्छा सा प्रश्न इससे बनेगा। इसको देखें, हमने एक संधारित्र की प्लेटों को ऐसे समझ लिए, ये हो गई। इनमें एक पर धन आवेश होगा, ये धन आवेश, और यहाँ पर ये ऋण आवेश, ये ऐसे ऋण आवेश। वैद्युत क्षेत्र की बात जानते हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर उत्पन्न होता है, जिसको हमने ई के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम मान लेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को हमने रख दिया, एक ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को हमने रख दिया ऐसे। और अभी हमने पढ़ा है कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को रखेंगे तो इस परावैद्युत पट्टिका का प्रत्येक अणु विद्युत ध्रुवित हो जाएगा। विद्युत ध्रुवित हो जाने का मतलब इसके प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित हो जाएगा और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये हम दिखा रहे हैं परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका या परावैद्युत पट्टिका के प्रत्येक अणुओं को, जिसका एक सिरा ऋणावेशित दूसरा सिरा धनावेशित। तो परावैद्युत पट्टिका का ये प्रत्येक अणु विद्युत ध्रुवित हो गया। विद्युत ध्रुवित होने का मतलब प्रत्येक अणु का एक सिरा ऋणावेशित और दूसरा सिरा धनावेशित होगा। इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं, हर एक अणु विद्युत ध्रुवित हो गया। इसे हम परावैद्युत का ध्रुवण पहले की हेडिंग में भी बताए, ऐसे ये हो गया। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से प्रत्येक अणु का एक सिरा ऋणावेशित दूसरा सिरा धनावेशित होना परावैद्युत का ध्रुवण कहलाएगा। तो ये प्रत्येक अणु विद्युत ध्रुवित हो गया। अब हम देखते हैं कि संधारित्र की प्लेट जो धनावेशित प्लेट है उसके ठीक सामने पट्टिका का सिरा ऋणावेशित है, और संधारित्र की ऋणावेशित जो प्लेट है उसके सामने वाली परावैद्युत पट्टिका का सिरा धनावेशित है। परावैद्युत पट्टिका के भीतर के जो धन और ऋण आवेश है, प्रत्येक अणु का जो धनावेशित है अपने पड़ोसी के दूसरे वाले अणु के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के ठीक समीप है, और ये एक दूसरे के निकट होकर के एक दूसरे को निरस्त करने का काम करते हैं। ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी ये वाला प्लस इसके माइनस से, ये वाला प्लस इसके माइनस से, ये एक दूसरे से ये सब क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये सब का प्रभाव तो समाप्त हो गया, इसका प्रभाव समाप्त हो गया, ऐसे इसका प्रभाव समाप्त हो गया, ऐसे समझ गए। धन वाला ऋण से, धन वाला ऋण से, ये निरस्त हो गया।
कैंसिल हो गया। तो परावैद्युत पट्टिका के भीतर अब हम देख रहे हैं कि पट्टिका का एक सिरा ऋणावेशित हो चुका है और दूसरा सिरा धनावेशित हो चुका है। संधारित्र की धनावेशित प्लेट के सामने पट्टिका का सिरा ऋणावेशित है, यानी इस पर ऋण आवेश है, और इस पट्टिका का जो संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट थी उसके सामने पट्टिका का ये सिरा धनावेशित है। इस पर जो ये आवेश आया, इस आवेश को ध्रुवित आवेश के नाम से जानते हैं। यदि संधारित्र की प्लेट पर आवेश है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इस पट्टिका के पृष्ठ पर जो आवेश आएगा ये आएगा माइनस क्यू डैश, और यहाँ पर आएगा प्लस क्यू डैश। ये क्या है? प्लस क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश आर पोलराइज्ड चार्ज। ये क्या है? ये ध्रुवित आवेश है, इनको हम ध्रुवित आवेश कहते हैं। तो ध्रुवित आवेश क्या होता है? संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिका को रखने पर पट्टिका का वह सिरा जो संधारित्र की धनावेशित प्लेट के सामने होता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और संधारित्र के ऋण आवेशित प्लेट के सामने धन आवेश आ जाता है। ये ऋण और धन आवेश, पट्टिका पर आने वाले ऋण और धन आवेश प्रेरित आवेश या ध्रुवित आवेश के नाम से जाने जाते हैं। इनको प्रेरित आवेश भी कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश भी इनको कहते हैं। अब सामान्य सी बात है, बिल्कुल अच्छी सी बात यहाँ पर समझ में आएगी हमें कि अब संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पट्टिका रखे हैं, इस पट्टिका के भीतर हम देख रहे हैं कि पट्टिका के भीतर एक तरफ धन आवेश है, एक तरफ ऋण आवेश है। तो पट्टिका के भीतर धन से ऋण प्लेट की धन से ऋण पृष्ठ की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम ई डैश के द्वारा या ई आई के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। संधारित्र की प्लेटों के बीच एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा संधारित्र की प्लेटों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। ये संधारित्र की प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर है, और संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखी जो परावैद्युत पट्टिका है इसके भीतर का जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसके विपरीत इधर है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? बराबर इस वाला, ये बड़ा वाला वैद्युत क्षेत्र ये बड़ा होता है और इसका मान छोटा होता है, तो इसका मान आएगा E माइनस ई डैश ऐसे। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच इस परावैद्युत पट्टिका को नहीं रखते तो प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के बराबर होता, लेकिन हमने परावैद्युत पट्टिका को रख दिया तो परावैद्युत पट्टिका रखने का प्रभाव ये आया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई माइनस ई डैश, यानी जो ये ई डैश के बराबर आया था जो पट्टिका के भीतर वैद्युत क्षेत्र, उतने के बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट गई। परिणाम क्या इसका आ रहा है कि पट्टिका के रखने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घटता है, और यदि वैद्युत क्षेत्र घटता है तो सूत्र E बराबर V बाई डी के अनुसार विभवांतर V का मान भी क्या होगा? घटेगा, घटता है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान घटेगा तो परिणामी जो विभवांतर है प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो घटेगा। डी के मान पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, प्लेट उतनी ही दूरी पर रखी हुई है। तो वैद्युत क्षेत्र के घटने पर कैपिटल V यानी विभवांतर घटता है, और जब विभवांतर घटता है तो सूत्र C बराबर Q बाई V के अनुसार C का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऐसे अच्छी सी बात हो गई इसमें कि जब हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पट्टिका को रखते हैं तो परावैद्युत पट्टिका का प्रत्येक अणु विद्युत ध्रुवित हो जाता है, और पट्टिका के प्रत्येक पृष्ठ पर बराबर और विपरीत प्रकार के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। धनावेशित प्लेट के सामने ऋण आवेश,
और ऋणावेशित प्लेट के सामने धन आवेश प्रेरित होता है, जो प्रेरित आवेश या ध्रुवित आवेश के नाम से जाना जाता है। इस ध्रुवित आवेश के कारण पट्टिका के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा संधारित्र की प्लेटों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अतएव संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है और परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाने के कारण इस सूत्र के अनुसार संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है और विभवांतर घट जाने के कारण संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V के अनुसार संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो यदि पूछा जाए कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत पट्टिका को रखने का क्या प्रभाव होता है, तो हमारा रिजल्ट आता है कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पट्टिका को रखते हैं तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। घटने के कारण प्लेटों के बीच का विभवांतर घटता है और जब प्लेटों के बीच विभवांतर घटेगा तो इस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। आपके हेडिंग में इसी में लिखा है आवेश का संग्रहण। आवेश का संग्रहण क्या होता है? आवेश का संग्रहण, आवेश का संग्रहण माने संधारित्र कितना आवेश को, अधिक से अधिक आवेश को संग्रहित करती है, संचित करती है। निश्चित रूप में जब कह रहे हैं परावैद्युत पट्टिका के रखने पर यदि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है तो पहले से इस पर और ज़्यादा आवेश को संचित कराया जा सकता है, इसलिए आवेश का संग्रहण बढ़ जाता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पट्टिका के रखने पर धारिता बढ़ने का कारण हमने समझ लिया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को रखेंगे तो पट्टिका के अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा वह वैद्युत क्षेत्र जो प्लेटों के कारण था उसके विपरीत दिशा में ये होने के कारण प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र घटेगा और वैद्युत क्षेत्र घट करके विभवांतर को कम कर देगा। विभवांतर कम होकर के संधारित्र की धारिता को बढ़ा देगा। तो ये हो गया संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, यानी जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को रखते हैं तो पट्टिका के रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब इसी पर एक डेरिवेशन हम लोग देख सकते हैं। इस प्रेरित आवेश, जो प्रेरित आवेश संधारित्र की प्लेटों पर उत्पन्न हुआ है, इस प्रेरित आवेश की वैल्यू क्या होगी, इस प्रेरित आवेश का मान क्या होता है, इसको थोड़ा सा जो अभी हम थ्योरेटिकल पढ़े हैं इसको हम मैथमेटिकल कर देते हैं, सूत्रों के आधार पर समझ लेते हैं। पुनः एक बार माने ये संधारित्र की प्लेट में, माना संधारित्र की ये प्लेटें हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A के बराबर है और इनके बीच की दूरी स्मॉल d के बराबर है, ऐसे और ये प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A के बराबर है। आवेश देंगे प्लस Q, जो आवेश दिया जाएगा वो आवेश इस प्लेट पर एक समान रूप से वितरित होगा, ऐसे ये वितरित होगा। कितना आवेश दिए, यहाँ पर प्लस Q आवेश दिए, सामने वाली प्लेट पर यहाँ पर माइनस Q आवेश आएगा। जितना यहाँ पर धन आवेश उतना यहाँ पर ऋण आवेश। प्लेट के क्षेत्रफल कैपिटल A पर Q आवेश एक समान रूप से फैला है तो इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा बराबर Q/A। ये आवेश का पृष्ठ घनत्व हो गया सिग्मा बराबर Q/A। प्लेटों के बीच में यदि निर्वात है यानी कोई माध्यम नहीं रखा हुआ है तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस वैद्युत क्षेत्र का मान हम E0 से प्रदर्शित कर सकते हैं। निर्वात या वायु होने पर फार्मूला σ/ε0। गॉस की प्रमेय के चैप्टर में हमने ये सिद्ध किया है। अगर माध्यम होता तो σ/K ε0 होगा। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात होने पर वैद्युत क्षेत्र का मान ये होगा, सिग्मा की वैल्यू Q/A है तो ये Q/A ε0 इसको कह सकते हैं। और इसकी दिशा किधर होगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। इसे E0 से हमने डिनोट कर दिया है। अब यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रख दी जाए
यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में ये कोई परावैद्युत पट्टिका रख दी जाए तो जानते हैं कि पट्टिका के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश आएगा और ये प्रेरित आवेश आएगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ये प्रेरित आवेश है, ध्रुवित आवेश है, इसको हम माइनस क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम प्लस क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो परावैद्युत पट्टिका के भीतर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो परावैद्युत पट्टिका, परावैद्युत पट्टिका के भीतर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र मानते हैं ये E0 था, इसको हमने मान लिया E डैश है, E डैश है। तो E डैश की वैल्यू सिग्मा की जगह सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा डैश को हम लोग Q डैश बटे A एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। सिग्मा का मान Q बटे में A होता है। यहाँ पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा डैश अगर हो गया, सिग्मा डैश की वैल्यू A क्षेत्रफल पर है, Q डैश आवेश फैला हुआ है तो Q डैश बाई A होगा। ठीक है, जहाँ ये सिग्मा डैश का मान Q डैश बटे A के रूप में हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो अभी जो थ्योरेटिकल हम पढ़े थे कि ये वाला वैद्युत क्षेत्र किधर था, इधर था, और ये वाला वैद्युत क्षेत्र किधर है, इस दिशा में है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना, कैपिटल E बराबर ये वाला वैद्युत क्षेत्र में से ये वाला वैद्युत क्षेत्र घटा दिए, E0 माइनस E डैश बराबर वैल्यू पुट करेंगे Q अपान A एप्सिलॉन 0 माइनस Q डैश अपान A एप्सिलॉन 0। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र आ गया है। अब यदि ये मानते हैं कि ये एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, बीच की दूरी D है और प्लेटों के बीच में K परावैद्युत पदार्थ की, ये K परावैद्युतांक की एक परावैद्युत पट्टी को रख देते हैं, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, इसको देखें। यदि प्लेटों के बीच रखी परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक कैपिटल K हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 के या Q अपान A एप्सिलॉन 0 के। इसको चाहे तो इक्वेशन 2, इसको चाहे इक्वेशन 1 ऐसा समझ सकते हैं। तो हमने किया क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत पट्टी को रख दिए, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ये आया, और जो थ्योरी अभी पढ़े थे उसके आधार पर हमने परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान ये पढ़ा है। अब दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट कर देते हैं, एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेंगे तो हमें मिलेगा ये Q अपान A एप्सिलॉन 0 माइनस Q डैश अपान A एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन 0 के। सब में A एप्सिलॉन 0 है, ये कैंसिल होगा, और जब कैंसिल होगा तो बचेगा Q माइनस Q डैश
इज इक्वल टू क्यू अपान के। इसके आधार पर यदि क्यू डैश को देखें तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू अपान के, ये आ रहा है। यह है क्या? प्रेरित आवेश है। यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच जो आवेश आएगा, संधारित्र की प्लेटों पर जो प्रेरित, ये संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी परावैद्युत पट्टिका पर जो प्रेरित आवेश आएगा वो इतने के बराबर होगा। Q डैश की वैल्यू आई है, यानी प्रेरित आवेश 1 पर इतने के बराबर धन आवेश। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q डैश इज इक्वल टू Q कोष्ठ में 1 माइनस 1/k। तो प्रेरित आवेश ऐसे लिख सकते हैं, प्रेरित आवेश कितने के बराबर, ये वैल्यू है। तो प्रेरित आवेश Q डैश की वैल्यू पहले वाली इस वाले पृष्ठ पर माइनस में आएगा तो माइनस Q कोष्ठ में 1 माइनस 1/k ऐसे, और दूसरी पर प्लस में यही Q कोष्ठ में 1 माइनस 1/k। तो ये आ गया प्रेरित आवेश। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में के परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की परावैद्युत पट्टी रख देंगे तो उस पट्टिका पर प्रेरित आवेश की मात्रा इतना माइनस और इतने के बराबर प्लस पर आएगी। अब एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम समझ लें कि इस पर मान लेते हैं Q की वैल्यू 10 माइक्रोकुलाम है या 12 माइक्रोकुलाम ले लेते हैं, 12 माइक्रोकुलाम है। यदि तो इस पर माइनस होगा। अब यदि इस प्लेट के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच में के बराबर 3 परावैद्युतांक की कोई परावैद्युत पट्टी रख देते हैं तो इस पट्टिका पर प्रेरित आवेश कितना आएगा? तो प्रेरित आवेश का मान आएगा माइनस Q का मतलब 12 कोष्ठ में 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस में 12 गुणे 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 3 चौके 12 बराबर माइनस 8 माइक्रोकुलाम। यानी यदि यहाँ पर 12 माइक्रोकुलाम का आवेश यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया यहाँ पर, तो प्रेरित आवेश जो आएगा वो 8 माइक्रोकुलाम के बराबर आएगा। यहाँ पर माइनस 8 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर प्लस 8 माइक्रोकुलाम। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ लिए इसमें परावैद्युत पदार्थ का क्या कार्य होता है संधारित्र की प्लेटों के बीच में, इससे आवेश का संग्रहण, परावैद्युत का ध्रुवण और परावैद्युत सामर्थ्य, भंजक, विभवांतर इत्यादि बातों को हमने यहाँ पर देखा और यहाँ पर समझा। एक सूत्र के आधार पर इसे हमने देख लिया। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।